हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग आईसीएमआर की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में आप सभी के लिए आईसीएमआर की तैयारी को एनहांस करने के लिए लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। और अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो हम आपको पहले बता दें एक बार, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 2022 का पूरा पेपर मतलब 150 प्लस आई थिंक 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, जो कि मैंने सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था बट बायोलॉजी के लिए ज़रूरी था। ये मैंने सन 2022 के साथ कर रखा है, इतना कंप्लीट है। फिर 2021 का 10 क्वेश्चन इससे पहले, और 10 से 11 क्वेश्चन मैंने उसके एप्टीट्यूड के, बायोस्टैट्स के, एप्टीट्यूड के नहीं बायोस्टैट्स के सॉल्व करा रखे। मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 21 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका साइंटिफिक फिनोमिनॉन के नाम से सीरीज चल रहा है, वो आप देख सकते हो। इतनी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही है? हमारे चैनल से। मतलब अभी तक आपके पास 200 क्वेश्चन और इसके अलावा दो सीरीज, एक इम्यूनोलॉजी की चल रही है। इम्यूनोलॉजी अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी फ़ायदा दे सकता है। और साइंटिफिक फिनोमिनन की, इन दोनों की सीरीज चल रही है और ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के ही आपको शाम में नहीं कह सकते हो, हाँ 4 बजे के लगभग आपको 2020 का बायो स्टैट्स मिलेगा। इसके अलावा इस चैनल को अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो डीबीटी से, डीबीटी का पीवाईक्यू पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पीवाईक्यू है, डेफिनेटली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पॉइंटर है, वो आप देख सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आईसीएमआर में भी पूछा जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बायो स्टैट्स का क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैम ने आपके साथ बायो स्टैट्स का एक सीरीज डिस्कस कर रखा है, उससे आप जाके बायो स्टैट्स सीख सकते हो। थोड़ा आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अभी आज पिछले 25 तारीख को, मतलब पिछले नहीं, इसी 25 तारीख को HCU का एग्ज़ाम हुआ था, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेरे पढ़ाए गए वीडियो से एनिमल बायोलॉजी में, एनिमल बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आए हैं, जो मैंने बता रखे थे, आउट ऑफ 70। समझ रहे हो कि 70 में से 15 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए थे डायरेक्ट आए हैं। और बायोकेमिस्ट्री, जिसका मैंने पीवाई को डिस्कस भी नहीं किया था, उसमें भी आपका 8 क्वेश्चन आया है आउट ऑफ 60। इस रेशियो में क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं। डीबीटी सीएसआईआर में आया था क्वेश्चन, बाकी तो बात की बात है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल टॉन won द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2020। ये 2021 में ये क्वेश्चन आया है, और 2021 के पेपर में 2020 का नोबेल प्राइज पूछा गया है। याद रखना 2020 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था हेपेटाइटिस बी के डिस्कवरी के लिए। हेपेटाइटिस, नॉट बी, सॉरी, हेपेटाइटिस सी के वायरस की आइडेंटिफिकेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। बट अभी इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है वो तुमको देखते हैं हम। प्रेजेंट टाइम का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है 2022 का नोबेल प्राइज। 2022 का नोबेल प्राइज सेंटा सेंटा पावो सेंटा पावो को मिला है। क्यों मिला है, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वो है जीनोम्स ऑफ एक्सटेंट होमी
निन्स होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। संता बाबू ने ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है और उन्होंने जो विलुप्त हो चुके होमोनिन्स हैं उनकी डीएनए को आइसोलेट करा, उनके जीनोम को ढूंढा है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए 2022 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो दिया जाता है वो संता पावो को दिया गया है। ये 2020 का हुआ, ये 2022 का हुआ। ये 2020 का हेपेटाइटिस सी आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बट इसी के साथ आप याद रखो कि जो आपका ये वाला है रिसेप्टर्स फॉर द टेम्परेचर एंड टच, नहीं, सेल्स सेंस एंड अडॉप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ये जो दिया गया है यह नोबेल प्राइज 2019 को दिया गया है। ये वाला फॉर डिस्कवरीज अबाउट हाउ द सेल सेंस एंड अडॉप्ट टू द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, 2019 को 3 साइंटिस्ट को दिया गया था। एक है विलियम कैलिन, दूसरे हैं पीटर जे रैटक्लिफ, और तीसरे हैं ग्रेग एल सेमेंजा। इन तीनों को 2019 में हाउ द सेल सेंस एंड अडॉप्ट टू द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए दिया गया है। अब जब आपके पास 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2022 हो गया, तो बचा हुआ 21, वो भी देख लो। शायद इस बार 21 पूछ लिया जाए 22 की जगह, में भी पूछ लिया जा सकता है। 2021 में डेविस जूलियस एंड एंडम पैटा पॉइसन को मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की है और वो रिसेप्टर्स हैं रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड टच। स्क्रीनशॉट ले लो। 2019 में किस लिए मिला था? हाउ द सेल सेंस एंड अडॉप्ट टू द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? विलियम कैलिन, रैटक्लिफ एंड सेमेंजा को। 2021 में डेविस जूलियस और एडम पैटेपोइटसन को दिया गया है रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। 2020 में दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस और 2022 में दिया गया है जीनोम्स ऑफ एक्सटेंट होमोनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। इस पे दिया गया है 2022 में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने पूछा है द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम कैसे पता लगाते हैं, ये बातें यहाँ पे पूछी गई है। चलिए देखते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। दैट इज अ करेक्ट आंसर, बी, सिस्मोग्राफ। लेकिन चलिए बैरोमीटर किसके काम आता है ये बताइए। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को पता लगाता है। किसका पता लगाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, नॉट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पता लगाता है बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ क्या है? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। देखो
सेस्मोग्राफ टर्म यूज किया गया। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ग्राफ यूज किया गया है। मतलब क्या है, यह रिकॉर्ड होगा। तो अर्थक्वेक को पता कौन लगाता है? इंस्ट्रूमेंट सेस्मोग्राफ। जो पता लगा के देता है, रिकॉर्ड कर देता है, वो कौन सा है आपका? सेस्मोग्राफ। अगला है यहां पे देखिए डॉसीमीटर। याद रखिएगा, डॉसीमीटर जो होता है वह आपका रेडिएशन डोज पता लगाता है। किसका पता लगाता है? रेडिएशन डोज। रेडिएशन डोज पता लगाता है आपका डॉसीमीटर। और एक और ऑप्शन है, दैट इज अ गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप क्या करता है, इसको भी देख लेते हैं। गायरोस्कोप जो है वो डेविएशन पता लगाता है ऑब्जेक्ट का। डेविएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिजायर्ड ओरिएंटेशन। मतलब डिजायर्ड ओरिएंटेशन से ऑब्जेक्ट कितना डेविएट है, इसका पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम बोलते हैं गायरोस्कोप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या चीज, कि अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को पता कौन लगाता है? सेस्मोमीटर। जो रिकॉर्ड देता है, जो ग्राफ के रूप में हमें रिकॉर्ड मिलता है, जिससे हम इंटेंसिटी पता लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? सेस्मोग्राफ। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाता है। डॉसीमीटर क्या करता है? रेडिएशन डोज का पता लगाता है। गायरोस्कोप क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डेविएशन पता लगाता है डिजायर्ड ओरिएंटेशन से। मान लीजिए कि आपका डिजायर्ड ओरिएंटेशन ऐसा है, बट आपको मिला कुछ ऑब्जेक्ट का ऐसा, तो कितना यह डेविएट है डिजायर्ड कंडीशन से, दैट इज अ डेविएशन, इसका पता लगाता है गायरोस्कोप। चलिए, दैट इज द क्वेश्चन। द सिटी इज नोन एज एन गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब यहीं पे है पेरिस। पेरिस को हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ लाइट। सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लाइट बोलते हैं पेरिस को। दुबई को बोलते हैं हम वेनिस ऑफ द गल्फ। वेनिस ऑफ द गल्फ। तो वेनिस ऑफ गल्फ बोला जाता है दुबई को। सिटी ऑफ लाइट बोला जाता है पेरिस को। गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है जोहान्सबर्ग को। लंदन को स्मॉक सिटी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज। यहीं पे ध्यान देना है, इंक्रीज। हम किधर की तरफ मूव करें जिससे हमारा टेम्परेचर जो है, और टेम्परेचर ड्यूरेशन जो है दिन और रात का, वह अलग हो जाए, वह इंक्रीज हो। डिक्रीज नहीं होना है, इंक्रीज हो। इंक्रीज तब होगा दिन और रात का जब सूरज की लाइट, सनलाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पृथ्वी पे आए। और यह पॉसिबल है क्योंकि आपको पता होगा अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है। ये क्या है आपका? थोड़ा सा टिल्ट है। अगर पोल से, दैट इज अ पोल, अगर हम पोल से इक्वेटर पे आते हैं
अगर हम पोल से इक्वेटर पे आते हैं या इक्वेटर से पोल पे जाते हैं, दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ आओ, यहां से यहां की तरफ आओ। दोनों कंडीशन में चूंकि पृथ्वी जो है वो क्या है, टिल्ट है अपने उस पे, इसलिए सनलाइट जो है, सनलाइट सनलाइट जो है वह डिफरेंट लेटीट्यूड पे डिफरेंट एंगल से आएगी। जैसे सनलाइट का जो आना है वो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट लेटीट्यूड पे आएगी। इससे क्या होगा, दिन और रात के ड्यूरेशन में, दोनों के डिफरेंस के ड्यूरेशन में होगा डिफरेंस। अब यहां पे आपको याद रखना है, जब आप पोल से इक्वेटर पर आओगे तो ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज होगी। बट अगर आप इक्वेटर से पोल पे जाते हो तो ड्यूरेशन आपकी इंक्रीज होगी, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे पूछा था, डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट इंक्रीज एज वन मूव फ्रॉम, इंक्रीज करनी है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, इक्वेटर से पोल पे जाने पे हमारा ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि डिफरेंट एंगल पे हमारी सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचेगी, क्योंकि पृथ्वी जो है थोड़ा टिल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड विच कंट्री एज एन मलेरिया फ्री इन 2021। 2021 में चाइना को मलेरिया फ्री किया गया था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तभी आप इसे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, यह भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी एवायरा, बिट डिफेंडर और पैंडा क्यूब, ये तीनों के तीनों जो है आपके एंटीवायरस, ये तीनों के तीनों आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। पैंडा क्यूब, बिट डिफेंडर और एवायरा। बट और असल या ORA और असल, यह एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि करती क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कंपनी है, कैसा कंपनी है, डेटाबेस। डेफिनेटली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। मैनेजमेंट सिस्टम। तो और एक्सेल क्या है आपका, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या इसी को हम बोलते हैं क्लाउड सॉल्यूशन से रिलेटेड यह सॉफ्टवेयर है। और असल नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, फिजिक्स से पूछा गया था। गैसेस यूजुअली यूज फॉर फिलिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम जो है आर्गन और नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिसमें आर्गन जो है यह एक इनर्ट गैस है, यह फिलामेंट को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, और आर्गन के साथ हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं। यह भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, बट हाँ डेफिनेटली यह काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये काफ़ी मतलब थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पूछा गया था, द पी when soaked in water gains about
40% बाई वेट एंड 20% बाई वॉल्यूम। देखो वेट 40% मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही परसेंट में आए एक उसका लफड़ा छोड़ो, सिंपल सा लिखो इतना ग्राम वेट होगा, पहले 100 होगा, बाद में फूल के वो 140 हो गया होगा। सेम वॉल्यूम भी आपका 120 ग्राम होगा, नॉट ग्राम। इतना आप इसको मीटर क्यों मान लो। फिर क्वेश्चन इसमें देख, यहीं पे आपको समझना है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है, व्हाट फैक्टर डज द डेंसिटी इंक्रीज। मतलब हमने कहा पहले डेंसिटी रो थी, तो बाद में डेंसिटी जो है रो डैश होगी। बट क्वेश्चन है कि रो डैश, ये जो रो डैश है, यह रो डैश कितने फैक्टर से रो से ज़्यादा है। मीन्स रो डैश इज हाउ, मतलब कितना फैक्टर से रो है। तो ये आपको पता लगाना है कितना फैक्टर से रो है। अब अगर हम इस कंडीशन की बात करें रो की, तो रो है आपका m/v, जिसमें आपने कहा है 100/100, मतलब 1। ठीक है, बट यहीं पे अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपके पास है 140/120, क्योंकि वेट है आपका पास, m है आपका 140 और आपका v है 120, ये लिख दिया। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, यहां से ये कटा, 2 से 2 से 14, 2 छक 12, 7.6। 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1.0, तो 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 4 0, 6 जा 36, 4 0, यही 6 6 6 6 आएगा। ये हो जाएगा 1.16, तो रो आपका हो गया 1.16। ओरिजिनल आपका रो कितना था पहले, 1। तो रो आपका कितना फैक्टर है, x इंटू रो, x इज अ फैक्टर, x कितना है 1.16। थोड़ा ट्रिकी था, बट हाँ डेफिनेटली आप यहाँ से भी आंसर तक पहुँचा सकते थे, बट मैंने ये एक्स्ट्रा इसलिए करा, कुछ लोगों की मैथ कमज़ोर होती है, उनके लिए मैंने ये करके दिखा दिया। बट डेफिनेटली आप यहीं से आंसर तक पहुँच सकते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल था, इन्होंने पूछा था जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, दैट इज अ जीपीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है, मतलब दो तरीके से नहीं, आप दो चीज़ को अगर ध्यान में रखो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला आपको इसी में यही याद रखना है कि 1 लाइट ईयर जो है वह किस चीज़ की यूनिट है, बस आपको ये याद हो जाए। 1 लाइट ईयर जो है, 1 लाइट ईयर जो है यह डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। एक लाइट के द्वारा क्या हो गया हमारा, एक लाइट के द्वारा, मतलब लाइट के द्वारा एक साल में जितना भी डिस्टेंस चला जाता है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। कितना में कहा, एक साल में। देखो टाइम कितना है, देखो यहाँ पे टाइम आपके पास है 1 ईयर। एक साल में जितना भी डिस्टेंस चला जाता है किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब आपके पास होना चाहिए स्पीड, पता हो स्पीड ऑफ लाइट, जो कि क्या है, कांस्टेंट है 3 × 10⁶, दैट इज अ स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है
कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, नॉट स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखा है इन्होंने 3 × 10⁻⁶, टाइम दे रखा 1 ईयर। अब इस 1 ईयर को चेंज करो सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड था। तो अगर हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो एक साल में कितना होता है 365 डेज। एक दिन में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। दैट इज अ 3153600 मीन्स 3.15 into 10⁻⁴ that is 6। 3 into 10⁻⁶ into 3.15 सॉरी यहाँ पे 1 एक 0 और होगा 31536 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 7। 3.15 into 10⁻⁷, 5 3 × 15, 5 3 × 15, 3 1 × 3 4, 3 3 × 9 into 10⁻, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा 15 मीटर। अब आपको इस मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 9.45 into 10⁻, यहाँ पे 15 है मीन्स 3 अगर आप इसमें से माइनस कर दो तो, या आप 1000 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका 10⁻12 आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 9.45 मतलब 9.5 into 10⁻12 किलोमीटर बी इसका करेक्ट आंसर है। डेफिनेटली ये आपको डायरेक्ट याद भी होगा अगर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स बचपन से याद है तो। नहीं याद है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एग्जाम में, बट इसके लिए आपको 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। एक टाइम को हम सेकंड, 1 ईयर को सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, और स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना होगा और कैलकुलेट करके आप इसे सही आंसर तक पहुंच सकते हो। बाकी आप इसे डायरेक्ट याद कर लो, 9.5 into 10⁻12 किलोमीटर, 9.5 into 10⁻15 मीटर। दोनों वैल्यू को आप याद करके रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।